हमारा नेता कैसा हो। तो दोस्तों, इलेक्शन के टाइम पर ये वाला प्रोवर्ब काफी फेमस होता है कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। अगर आप नेताओं की एनालिसिस करोगे तो उस एनालिसिस के लिए आपको उनके वायदे जो किए गए हैं उनके मैनिफेस्टो में, उन सब पर ध्यान देना पड़ेगा। वायदा तो वायदा होता है, वायदा कई बार किया भी जाता है, बट वो वायदा कितना निभाया जाता है, किस हद तक उसको निभाया जाता है, वो जो उसका निभाने का परसेंटेज है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये एनालिसिस करेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों सत्ता में आई। 70 साल तक कांग्रेस ने भारत पर शासन किया मतलब डेमोक्रेटिक सेंस में। उसके बाद बीजेपी आई 2014 के बाद। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि 70 साल का कांग्रेस का इतिहास और ये 10 साल का बीजेपी का टेन्योर, ये किस हद तक अपने वायदे को पूरा करता है और इंडिया को डेवलपिंग से कितना डेवलप बनाने की ये बात करता है। आपने मोदी जी का ये डायलॉग सुना होगा, मित्रों अब की बार 400 पार। और दूसरा आपने ये सुना होगा कि हम इंडिया को 2030 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देना ये उनके बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। एट द सेम टाइम कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है कि हम इनइक्वालिटी को कम करेंगे। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का क्या मतलब होता है? तो आइडियोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है कि आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है। ये जिस विचारधारा के साथ अपने आप को अलाइन करेगी उस तरीके की पॉलिसी ये देश में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कांग्रेस और बीजेपी की शुरुआत से। तो सब जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1985 में एओ ह्यूम के द्वारा हुआ था। एक थियरी लगाई गई थी जिसका नाम था सेफ्टी वॉल्व थियरी। तो 1980 में कांग्रेस पार्टी फॉर्म होती है, एस्टेब्लिश होती है। एट द सेम टाइम 1885 में कांग्रेस पार्टी एस्टेब्लिश होती है। एट द सेम टाइम 1980s में बीजेपी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो कांग्रेस से लगभग 100 साल नहीं है भारतीय जनता पार्टी। बट अगर इनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए हम एनालिसिस करेंगे कुछ 4 मोटे मोटे बिंदु पर। तो पहला होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होगा करप्शन, तीसरा होगा डिफेंस और चौथा होगा इकोनॉमी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कांग्रेस की जो सरकार है और बीजेपी की सरकार है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो अगर हम लोग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कांग्रेस के टाइम पे पर डे के हिसाब से 27.1 किलोमीटर का था। अगर वहीं हम बीजेपी की बात करें 2014 से 2019 तक, तो जो रोड बनाने की जो क्षमता है देश की, जो पर डे रोड बन रहा है वो 36.3 किलोमीटर के आसपास का वो बन रहा है। उसके बाद अगर हम रेलवे लाइंस की बात करें तो रेलवे लाइंस पर जो खर्चा आ रहा है वो 23 लाख करोड़ का आ रहा है। सिमिलर वे में अगर हम इस चीज को बीजेपी से कंपेयर करेंगे तो बीजेपी का जो शेयर है इसमें वो मिनिमम 36.3 के आसपास का है। तो यहां पर अगर देखा जाए, चाहे आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, चाहे आप रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, चाहे आप हाईवे की बात करो, बीजेपी के टेन्योर में यह काफी ज्यादा बढ़ गया है। तरीका भी अलग अलग हुआ है। तरीका अलग होने का क्या मतलब है कि पहले जब कांग्रेस हुआ करती थी तो कांग्रेस क्या करती थी कि वो इन्वॉल्वमेंट किसी भी प्राइवेट प्लेयर का नहीं लाती थी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। बट बीजेपी क्या कर रही है? एक तो रोड भी बना भी रही है और बनवा भी रही है। तो ये एक बेसिक मुद्दा है कंपैरिजन का बीजेपी और कांग्रेस के टेन्योर में। बीजेपी ने इसके बाद कई सारे सोशल स्कीम्स भी वो लेकर के आई है। सोशल स्कीम्स के अलावा कुछ स्कीम्स जैसे मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है? ये एक सोशलिस्टिक स्कीम है। डिस्पाइट ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसकी आइडियोलॉजी जो है, इस पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो राइट के तरफ लीन करती है, बट फिर भी इसने एक सोशलिस्टिक पॉलिसी यहां पर डेवलप करने की कोशिश की है। उसके बाद जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान और डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी। ऑन द अदर हैंड कांग्रेस भी कुछ अपनी पॉलिसी लेकर के आई है, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का उन्होंने स्ट्रीट वेंडर के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वो लेकर के आई है। देखो इन दोनों का जो कई बार क्या होता है, अगर आप इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोस को देखोगे तो इस मैनिफेस्टोस में आपको यह मिलेगा कि लगभग मैनिफेस्टो सेम है। ठीक है, जैसे कहा जाता था ना कि पहले हमारे यहां पर एक्सट्रीमिस्ट होते थे जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस होते थे। और कौन होते थे?
मॉडरेट्स होते थे जिसमें नेहरू लोग आते थे। तो बेसिकली इन दोनों का मकसद सेम था कि भारत को आजादी दिलाना, बट इनका तरीका अलग था। सिमिलर वे में हम बीजेपी और कांग्रेस को भी इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो मुद्दा है, बेसिक मुद्दा वो सेम है, लेकिन तरीका अलग है। फॉर एग्जांपल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, बीजेपी ने क्या किया, 370 को हटा दिया। ठीक है, कांग्रेस बोलती है कि हम 370 को रिस्टोर करेंगे या 370 के हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन इसमें फर्क क्या है, फर्क यह है कि ये तरीका अलग अलग है, बट दोनों का जो कहना है, दोनों का जो मतलब, दोनों जो कहना चाहते हैं, दोनों जो करना चाहते हैं, वो पीस रिस्टोर करना चाहते हैं कश्मीर वैली में। और बेसिक क्या है, वो जो पीस रिस्टोरेशन का काम है, उसका जो तरीका है वो अलग अलग है। अब अगर डिफेंस के सेक्टर में देखें, तो बेसिकली अगर हम डिफेंस के सेक्टर में देखें तो कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस एक डिफेंसिव मोड लेती है। डिफेंसिव मोड लेने का क्या मतलब है, तो सिंपल सा ये मतलब है कि अगर हम पर अटैक होगा तो हम अपने आप को बचाएंगे, अग्रेशन शो नहीं करेंगे। ठीक है ना। लेकिन बीजेपी का क्या मतलब है, टिट फॉर टैट, अगर हमें किसी ने मारा तो हम सर्जिकल स्ट्राइक कर करके उस दुश्मन को खत्म कर देंगे। तो बेसिक इन दोनों का जो तरीका है, उन दोनों में अंतर है। हालांकि अगर आप इंपोर्टर की बात करो तो 9.5 ग्लोबल आर्म इंपोर्ट्स हो रखा है किसके टेन्योर में, तो बीजेपी के टेन्योर में। ये 15% था कांग्रेस के टेन्योर में, और ये घट चुका है। हालांकि अभी भी वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर भारत ही बना हुआ है, लेकिन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के वजह से ये जो इंपोर्ट है वो कम हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे रफेल की बात करते हैं, रफेल भी डिफेंस का बेसिक एक मेजर जो मुद्दा है, ये रफेल भी उठाता है या उठा सकता है। तो रफेल में देखो क्या होता है कि कांग्रेस हर बार बताती है, वो एक इल्जाम लगाती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने 5,000 करोड़ का घोटाला कर रखा है। बट अगर ऑन द सिमिलर लाइन कांग्रेस के दो बड़े लीडर, एक कहते हैं कि जो रफेल को लाने का जो कॉस्ट है वो 3.6 बिलियन डॉलर रुपीस के आसपास है, और एक कहते हैं जो कपिल सिब्बल है वो कहते हैं 73 बिलियन डॉलर, 73 बिलियन डॉलर के आसपास का है। तो बेसिकली जो आंकड़ा यहां पर आ रहा है वो काफी ज्यादा हाइप किया जा रहा है, और इवन एक यूनियनिटी नहीं है कांग्रेस के अंदर भी। करप्शन की बात करें तो करप्शन तो खैर दोनों पार्टीज में बहुत ज्यादा हुआ है। अभी एक संसद में जब बयान, संसद में एक पार्लियामेंटेरियन थे किसके, कांग्रेस के, तो उन्होंने ए से जेड तक अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ए से जेड तक अल्फाबेटिक ऑर्डर में बीजेपी का पूरा स्कैम का गाना बना दिया था। मोदी जी ने ए से डी तक बोला पहले, उसके बाद उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा गाना रख दिया ए से जी तक में। तो करप्शन दोनों में हो रहा था। बट अगर देखा जाए इंटरनेशनल आंकड़ों के हिसाब से, तो जो इंडिया 3 पॉइंट से 78, मतलब जो करप्शन रैंकिंग में इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है, ठीक है, वो 3 पॉइंट से इंडिया घटा है। जब 94th पोजीशन पर था 2013 में, वहीं पर ये घट करके 78 पर आ गया है आज के डेट में। जो इसकी 2014 में रैंक थी वो 185 थी, 2020 में जो इसकी रैंक है वो रैंक 77 है। तो ये सब जो पैरामीटर्स थे, वो जरूरी नहीं है कि पूरे पॉलिटिकल पार्टी को एग्जैक्ट जज कर पाए, बट इस वीडियो का एक मकसद था कि एक सेंस ऑफ जजमेंट देना है उन लोगों को जो वोट करने के लिए इस बार जा रहे हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।